वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम और आप देखने जा रहे हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 3। अगर आपने अभी तक दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको देखकर फिर से पार्ट 3 देखिए, तब इस स्टोरी को आप फॉलो करके अच्छे से समझ पाएंगे। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह जेजे ने ली को ट्रेनिंग से निकालने के लिए उसके सूटकेस में कैमरा वाला पेन रख दिया और उसकी तलाशी करके वो खुद अपने आदमियों को लेकर भी आया था वहाँ पर। ली का सूटकेस खोलने पर वो पेन होता है जिसको देखकर सभी चौंक जाते हैं कि क्या सच में ली एक स्पाई है। ली कहता है देखो ये मेरा पेन नहीं है, किसी ने जानबूझकर मेरे सूटकेस में ये रख दिया है। लेकिन दोस्तों जेजे नहीं मानता और उसे खींचकर अलग लेके जाता है। यहाँ एंड्रयू को लगता है कि मेरा इकलौता और काबिल कॉम्पिटिटर सिर्फ ली था, ये भी गया तो ट्रेनिंग एकदम बोरिंग हो जाएगी। अब जेजे दोस्तों ली को एक कमरे में ले जाकर पूछता है कि सच बताओ तुम सच में एक स्पाई हो ना, किस देश से आए हो तुम बताओ। पर ली एकदम शांत होकर कहता है कि अरे मैं स्पाई नहीं हूँ, किसी ने मुझे फंसाने के लिए उस पेन को मेरे बॉक्स में रखा होगा। देखिए अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो मुझे फोन दे दीजिए, मैं एक नंबर लगा कर दूंगा, आप उनसे बात कीजिए। लेकिन जेजे तो फैसला ही कर चुका था कि ली को निकालना ही है। वो कहता है कि मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग से निकालने का पूरा फैसला कर लिया है बस। और दोस्तों ये सारी चीजें इनका ट्रेनर मोजो देख रहा होता है। वो कहता है कि उसे फोन दे दो, देखते हैं वो किसे कॉल करता है। एंड जेजे भी अब कुछ नहीं कर पाता और आखिर वो ली को एक फोन दे देते हैं। दूसरी ओर पेनी को दिखाते हैं जो कि इस कंपनी के चेयरमैन की वाइफ यानी नाथन की माँ के साथ होती है। असल में इस कंपनी का नाम है डोडो ग्रुप। चेयरमैन की वाइफ बहुत ही भली औरत है और पेनी का इनके साथ उठना बैठना रहता है। असल में पेनी एक आर्ट गैलरी चलाती है जहाँ एक खास पेंटिंग को इन्हें फ्री में देने की बात कर रही होती है। तभी उन्हें कॉल आता है। असल में इन्हीं को दोस्तों ली कॉल करना चाहता था। लगता है पेनी ने इनकी ली से पहचान करवाई थी और वो ली से बहुत इम्प्रेस भी हो चुकी थी। वो कॉल उठाकर पूछते हैं कि बोलो बेटा कैसे हो तुम। ली कहता है कि मैडम डोडो ग्रुप में मुझे स्पाई बताया जा रहा है और मुझे ट्रेनिंग से निकालना चाहते हैं ये लोग, आप प्लीज जरा उनको बताइए कि मैं स्पाई नहीं हूँ। हाँ हाँ बेटा मैं जरूर कहूंगी। कौन है वो बेवकूफ जो तुम्हें स्पाई कह रहा है, बताओ जरा, फोन दो उसको। एंड दोस्तों ली भी जेजे को फोन देता है। जेजे तो चौंक जाता है कि ली की इतनी ऊंची पहुंच है। चेयरमैन की वाइफ कहती है देखो वो बहुत ही नेक लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो स्पाई नहीं है और आइंदा उसे कभी परेशान मत करना। दोस्तों ये सीन तो देखने लायक होता है। जेजे की यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है और ओके मैडम कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर ली से कहता है कि ठीक है, अब मुझे तुम पर विश्वास हो गया है कि तुम स्पाई नहीं हो। दोस्तों यहाँ से फिर अगले दिन से ट्रेनिंग और भी सख्त होने लग जाती है। रनिंग, पुशअप्स, कराटे वगैरह होते हैं। पर जीना इस फिजिकल ट्रेनिंग के लिए काफी कमजोर साबित होती है, हर जगह मार खाती है बेचारी। एक दिन लंच के टाइम में उसका हाथ इतना दुखता है कि वो खाना तक नहीं खा पाती। उसे गुस्सा आ जाता है और वो उठकर भाषण देने लग जाती है कि शैडो एजेंट के लिए इतनी सख्त ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ये लोग खामखा हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमें मोजो से बात करनी चाहिए कि इस तरह मिलिट्री ट्रेनिंग देकर हमारे हाथ पैर न तोड़वाएं। पर वो नोटिस नहीं करती कि खुद मोजो वहाँ पर आ गया। ली उसे इशारा करता है कि अरे यार उधर देखो कौन आ गया, देखो ना। तब जाकर जिना मुड़ती है और मोजो को देखकर बेचारी डर जाती है, पर कहती है कि हम सभी सोच रहे हैं कि ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, हालांकि ऐसी ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। मोजो सबसे पूछता है कि क्या हमें ये हार्ड ट्रेनिंग रोक देनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है। सब चुप रहते हैं क्योंकि ली इस ट्रेनिंग में बेस्ट है। तो वो ली से भी पूछता है कि क्या शैडो एजेंट के लिए ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों ली जरा सोचकर कहता है कि जरूरत तो नहीं है। अब जीना का चेहरा खिल जाता है कि चलो कोई तो मुझे सपोर्ट कर रहा है। पर तभी ली उठकर कहता है कि काम के लिए फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है और इस फिजिकल ट्रेनिंग से हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, इसीलिए हमें ये ट्रेनिंग करनी चाहिए। बस यहाँ जीना की दोस्तों एक तरह से इंसल्ट हो जाती है। मोजो कहता है बहुत बढ़िया, सुन लिया, अगर तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी तो कोई बात नहीं, तुम अभी वापस जा सकती हो। जीना कहती नहीं, मैं कर लूंगी, बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोग तो मैं कर लूंगी। यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाते हैं जिसमें इन्हें टीम्स में कुकिंग करना होगा। मोजो कहता है कि तुम लोग अपनी टीममेट्स खुद चुन सकते हो, ये तुम पर फ्री है। अब पीछे के रो के सारे लोग फर्स्ट रो के किसी न किसी के पीछे खड़े हो जाते हैं। ली रोशी के पीछे खड़ा हो जाता है। ओके अब सब मुड़कर अपनी टीममेट्स को देख लो। जिना मुड़कर देखती है तो उसके पीछे ओहो कोई नहीं होता। दोस्तों जिना कहती है भगवान क्या मुझ पर किसी को भरोसा ही नहीं रहा क्या। मोजो कहता है कि एक टीम में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, कुछ लोग जिना की टीम में आ जाओ। और कोई रास्ता ना पाकर एंड्रयू जिना की टीम में आ जाता है। कुकिंग होती है शुरू। ली रोशी से पूछता है कि तुम तो बड़ी अच्छी कुक होगी है ना। रोशी कहती है मैं नूडल्स अच्छा बना लेती हूँ बस। अरे वो सब तो अच्छा ही बना लेते हैं, क्या तुम्हें फिश, चिकन वगैरह ये सब कुक करना आता है क्या। वो कहती है ये सारी चीजें क्या होती है। और दोस्तों इस पर सभी हंस देते हैं। दूसरी ओर जिना को दिखाते हैं जो शायद कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट लगती है। वो जल्दी काम कर रही होती है। ये देखकर तो ली की टीम सोचती है कि शायद हमने गलती कर दी, हमें जिना की टीम में पहले चले जाना चाहिए था। कुकिंग के नाम पर ये लोग मजे भी कर रहे होते हैं। फिर मोजो और इंचार्ज खाना टेस्ट करने आते हैं। ली की टीम का खाना तो जला हुआ होता है। आखिर में वो जिना की टीम का डिश टेस्ट करते हैं तो भाई लाजवाब होता है ये। इस कुकिंग राउंड में जिना की टीम विनर घोषित हो जाती है। अगले दिन की बात है, जेजे एंड्रयू से मिलता है और कहता है कल एक और एग्जाम होने जा रहा है,
उसमें भी तुम्हें फर्स्ट आना है, और ये कहकर वो उसे आंसर्स भी देता है। पर दोस्तों एंड्रयू को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता और कहता है देखो मैं चीटिंग नहीं करना चाहता, बल्कि मैं अपनी काबिलियत से आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जेजे तो उसका ब्रेन वॉश करता है, अरे अगर एग्जाम में फर्स्ट नहीं आए तो अपने पिता के करीब नहीं जा पाओगे और वो तुम्हें देखेंगे तक नहीं। इस पर वो आंसर्स को ले लेता है। एग्जाम होता है और उसका रिजल्ट भी दिखाया जाता है। एंड्रयू फिर फर्स्ट आ जाता है और ली सेकंड, जबकि 40th रैंक से 30th रैंक पर जिना पहुंच जाती है। वो थोड़ा खुश होती है कि चलो मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट तो किया, पर ली को लगातार एंड्रयू पर शक होता है। वो पूछ ही लेता है कि भाई हम सब बहुत पढ़ाई करते हैं तब जाकर अच्छे नंबर लेकर आते हैं, पर तुम तो हमेशा आराम से बैठे रहते हो, तुम फर्स्ट आ कैसे जाते हो। एंड्रयू तो दोस्तों उसको चिढ़ाता है कि अरे जीनियस लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो आराम से सब कुछ कर लेते हैं, कहकर वो चला जाता है। लेकिन ली का शक और मजबूत हो जाता है ये सुनकर। नेक्स्ट होता है कराटे। एंड्रयू के साथ एक लड़की फाइट करने आती है, लेकिन लगता है उसे एंड्रयू पसंद है, इसलिए वो जानबूझकर हट जाती है। फिर रोशी के साथ लड़ने के लिए एक लड़का आता है, पर रोशी उसको 2 मिनट में उठाकर पटक देती है। लगता है ये मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेंड है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता यहाँ पर। अब ली और जिना की लड़ाई होती है। ली जिना को कमजोर समझकर उसको धीरे से अटैक करता है, लेकिन वो तो ली को ही उठाकर दीवार पर पटक देती है। अब ली को गुस्सा आता है और फिर दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लग जाते हैं। दूसरी ओर पैनी को दिखाते हैं जो अपने अगले प्लान के लिए जेजे के करीब जाने की कोशिश करती है। वो गोल्फ क्लब में जेजे से बात करने लगती है, लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं देता। तब वो दूसरे स्लॉट पे जाकर गोल्फ खेलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पोज देखकर जेजे समझ जाता है कि इसे गोल्फ खेलना नहीं आता। वो पास जाकर उसे स्टिक पकड़ना सिखाता है। पैनी कहती है बहुत बढ़िया सर, आप ही मुझे गोल्फ सिखाइए ना। अब जेजे वहाँ के एक स्टाफ को बुलाकर कहता है कि मैडम को जरा तुम ट्रेन करो, कहकर वो चला जाता है। पैनी समझ जाती है कि जेजे को अपनी मुट्ठी में करना उतना आसान नहीं है। यहाँ से सीधे कोर्ट को दिखाते हैं, जहाँ डोडो ग्रुप और दूसरी कंपनी का केस चल रहा होता है, क्योंकि इन कंपनीज का पेटेंट किसी ने रिलीज कर दिया था। उसकी लाइव वीडियो इन्हें दिखाई जाती है और जेजे कहता है कि पहली हियरिंग के बाद फिलहाल इस केस में हमारी कंपनी जीतने की पोजीशन में है। पता नहीं हमारा पेटेंट किसने रिलीज कर दिया, लेकिन दूसरी हियरिंग में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे किसी रिसर्च स्टाफ ने दूसरी कंपनी को हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें यह साफ साबित होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को हमने इम्प्रोवाइज करके मार्केट किया है। अगर ये कोर्ट में साबित हो गया तो सेकंड हियरिंग में हम हार जाएंगे। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस केस को स्टडी करो और सेकंड हियरिंग के लिए कोई प्लान बनाओ जिससे हम जीत जाएं। वो कई सवाल करते हैं कि अगर हमारे लैब के किसी रिसर्चर ने उन डॉक्यूमेंट्स को लीक किया था तो क्या उसे किसी ने इस काम के लिए पैसे दिए थे, और अब वो रिसर्चर कहाँ है जिसने ये काम किया था। जेजे कहता है कि पता नहीं वो कहाँ पर है। पहाड़ी इलाके में जब वो कार में जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, कहकर वो एक वीडियो फुटेज दिखाता है। वो पूछते हैं क्या उसकी लाश मिली थी। जेजे कहता है नहीं, हाई स्पीड में जाकर उसने एज पर गाड़ी मोड़ी और सडन ब्रेक मारा, इस वजह से उसकी गाड़ी नीचे गिर गई और लगता है नदी के बहाव में उसकी लाश कहीं और चली गई। खैर अब तुम लोगों को अलग अलग टीम्स में काम करना है और सेकंड हियरिंग के लिए तैयारी करनी है ताकि फैसला कंपनी के पक्ष में हो। यहाँ मोजो बताता है कि जो टीम इसमें अच्छा परफॉर्म करेगी उन्हें बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे। सभी अपनी अपनी टीम्स बना लेते हैं, लेकिन जिना को कोई अपनी टीम में नहीं लेता तो वो खुद एंट्री की टीम को ज्वाइन कर लेती है। लेकिन दोस्तों वो कुछ ज्यादा ही अकड़ रहा होता है तो जिना चिढ़कर ली की टीम में आ जाती है। पर इस टीम में शेरिल नाम की लड़की होती है जो ली से कहती है ये लोकल स्कूल में पढ़कर यहाँ आई है क्या, इसे टीम में लेना एकदम बेकार होगा। लेकिन ली कहता है कोई बात नहीं, उससे भी हम टीम में ले लेते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जीना को गुस्सा आ जाता है और कहती है मुझे किसी की टीम में नहीं रहना, मैं अकेले इस केस को स्टडी करके रिपोर्ट बना लूंगी। कहकर वो लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ ऐसे बुक्स उठाती है जिनमें इस तरह के केसेस की डिटेल्स होती है। ली और एंट्यू कहते हैं कि हमें भी बुक्स चाहिए। जिना कटकर कहती है कि मैं पढ़कर लौटाऊंगी, तब उठा लेना तुम लोग। दूसरी ओर जे चेयरमैन के घर आता है। चेयरमैन का सिक्योरिटी कहता है कि चेयरमैन सेकंड हियरिंग को लेकर टेंशन में है, ध्यान से बात करना। जे अंदर जाता है तो चेयरमैन खाना खा रहा होता है। वहाँ किमी भी होती है जिसके साथ जे का अफेयर है। दोस्तों असल में किमी चेयरमैन की रिश्तेदार है, इसलिए वो यहाँ पर आई हुई है। चेयरमैन अब जे से पूछता है केस कैसा चल रहा है। जे कहता है कि सेकंड हियरिंग में हमारे जीतने के 50% चांसेस हैं। अब चेयरमैन गुस्से में कहता है कि वो सब मैं नहीं जानता, तुम कुछ भी करो, मेरी कंपनी को इस केस में जीतना है बस। पर चेयरमैन की वाइफ को चेयरमैन का ये बर्ताव ठीक नहीं लगता और वो बड़े प्यार से जे से कहती है तुमने खाना तो नहीं खाया होगा, आ जाओ हमारे साथ डिनर करो। पर चेयरमैन अपनी वाइफ पर भड़क जाता है क्योंकि वो अपने से कम दर्जे वालों के साथ बैठकर खाना पसंद नहीं करता। दोस्तों जे बहुत ही इंसल्टेड फील करता है, लेकिन कहता है शुक्रिया मैडम पर मुझे भूख नहीं है। और यहाँ तो किमी को भी चेयरमैन पर गुस्सा आ जाता है, वो भी बिना खाए उठकर चली जाती है। यहाँ दोस्तों जैसा कि ली को एंड्रयू पर शक था तो वो हर वक्त उस पर नजर रखता है। एंड्रयू को एक कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करता है। ली के कान तो बहुत तेज हैं, ये तो हम जानते हैं। तो उसे उस आदमी की आवाज भी आती है जो फोन पर एंड्रयू से बात कर रहा है मतलब, और वो आवाज होती है जे की। जे एंड्रयू से अकेले में मिलना चाहता है।
और अब ली सोच में पड़ जाता है कि जे एंड्रयू से क्यों मिलना चाहता है। यहाँ से दिखाते हैं कि जे और एंड्रयू एक जगह बैठे होते हैं। जे एंड्रयू को एक पेन ड्राइव देकर कहता है कि इसमें इस केस की कुछ डिटेल्स हैं। दरअसल हमें आइवन नाम की एक कंपनी पर शक है कि उसी ने हमारा पेटेंट रिलीज करवाया। तुम इस बात को अपनी रिपोर्ट में लिखोगे तो बाकी टीम से तुम आगे निकल पाओगे। ली कुछ दूर पर बैठा होता है और उनकी बातें साफ साफ सुन रहा होता है। वो तुरंत आइवन कंपनी की डिटेल्स को सर्च करने लगता है। दूसरी ओर रोशी को दिखाते हैं जो जॉगिंग करके एक बेंच पर बैठी होती है। उसके पास एक आदमी बैठा होता है जिसने चश्मा पहना है। रोशी उसे कहती है, मुझे तो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में भी ऐसी सख्त ट्रेनिंग नहीं मिली जो यहाँ पर मिल रही है। मतलब दोस्तों रोशी NIA के लिए काम करती है और किसी मकसद के साथ ही वो इस कंपनी को ज्वाइन करने आई है। वो आदमी कहता है कि जो भी हो तुम सावधान रहना। वैसे इस आइवन कंपनी का नाम बीच में आ रहा है इसमें, उसके बारे में भी तुम रिसर्च कर लो। इस तरह वो रोशी को कुछ हिंट देकर चला जाता है। यहाँ ली की टीम और एंड्रयू की टीम एक दूसरे को चुनौती देती है कि इस केस रिपोर्ट में तो हम ही जीतेंगे। एंड्रयू तो कहता है कि अरे मेरे पास एक स्पेशल स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए मेरा जीतना 100% कंफर्म है। ली कहता है, अरे दिन में सपने मत देखो, मेरी टीम ही जीतेगी समझे। कहकर वो चला जाता है। लेकिन तब शेरिल जो कि ली की टीम में है वो मुड़कर एंड्रयू को देखकर हंसने लग जाती है। लगता है वो एंड्रयू को पसंद करती है। एंड्रयू भी इस बात को नोटिस कर लेता है। वो शेरिल को अकेले में बुलाकर कहता है, देखो जीतूंगा तो मैं ही, कुछ भी हो जाए। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं अपने रिपोर्ट में तुम्हारा भी नाम लिखूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुमने ही दिए थे। क्या कहती हो? और दोस्तों शेरिल जो पहले से एंड्रयू पर फिदा है वो ली की रिपोर्ट के बारे में उसको बहुत कुछ बता देती है। वो कहती है कि ली को शक है कि असल में वो स्टाफ कार एक्सीडेंट में नहीं मरा था, बल्कि उस स्टाफ ने जानबूझकर ऐसी सेटिंग की थी। यहाँ से सीधे ली और रोशी को दिखाते हैं। ये दोनों उसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ उस स्टाफ का एक्सीडेंट हुआ था और जो वीडियो फुटेज में दिखाया गया था। ली जानना चाहता है कि उस आदमी की कार किस तरह उलटकर नीचे नदी में गिरी होगी। वो तेज चलाता है और उसी जगह पे कार को उस तरह घुमाता है और ब्रेक मारता है, लेकिन कार फैन से टकराती ही नहीं। यानी उस स्टाफ ने जानबूझकर अपनी कार को नीचे गिराया होगा। वो एक्सीडेंट तो नहीं था बल्कि उस स्टाफ की कोई चाल थी। ली दोस्तों ये सब कुछ कह रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से कार तेजी से आ रही होती है। लगता है वो कंट्रोल खो चुकी है एंड वो सीधे आकर ली की गाड़ी को टक्कर देकर रुक जाती है। उसके अंदर से निकलती है जिना। असल में ली की तरह जिना को भी शक हो गया था कि ये उस स्टाफ की कोई चाल थी, असल में ये एक्सीडेंट नहीं था। जिना को भी यही सोचता है, इसलिए वो भी प्रैक्टिकली चेक करने आ गई थी कि इतनी स्पीड के साथ अगर कोई इस जगह गाड़ी घुमाएगा तो गाड़ी नीचे गिरेगी या फिर नहीं। असल में जिना ने बहुत सारे बुक्स रेफर किए थे जिनके आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंची थी। तभी पीछे एक और गाड़ी में एंड्रयू आता है। वो कहता है, ली प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो यार, मुझे भी लगता है कि वो स्टाफ मरा नहीं और मुझे डर है कि इस बार मैं तुमसे हट जाऊंगा। प्लीज क्या तुम मुझे अपनी टीम में ले लोगे? ली पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जवाब में एंड्रयू पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरह आपस में सवाल करते हुए यहाँ पर होता है पार्ट 3 का एंड। इंतजार कीजिए पार्ट 4 का, और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियोस को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, क्यों नहीं लाइक करते हैं आप। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।